एक सेकंड। हाँ, मैं ओवरऑल कहाँ से कहाँ तक अभी तक हम पहुंचे हैं उसके बारे में बात करता हूँ, फिर वी विल टॉक अबाउट मास एंड वेट। सो देखो, वी स्टार्टेड विथ न्यूटन को क्या लगा एंड व्हाट इज ग्रेविटेशन। सो न्यूटन को लगा था एप्पल गिरता है तो एप्पल जिस प्रकार से गिरता है उस प्रकार से मून भी गिरना चाहिए, ठीक है, और वैसा नहीं हो रहा है। दूसरा उसे ध्यान में आया, अगर मून गोल गोल घूमता है तो सभी गोल गोल चीजें घूमती है, उनको फोर्स लगता है, तो मून को घुमाने वाला फोर्स कौन सा है, ठीक है। फिर हमने सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स देखा। जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है तो वी से ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ में घूमता है तो, ठीक है। फिर हमने कहा सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट को घूमना है तो एक सेंटर के तरफ डायरेक्टेड, टुवर्ड सेंटर, अगर इसके अबाउट ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ठीक है, ऐसा 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 ऐसा, तो टुवर्ड सेंटर एक फोर्स लगना चाहिए। फिर हमें ध्यान में आया कि मून अर्थ के अराउंड घूमता है, अर्थ सन के अराउंड घूमती है, फुगड़ी खेलते वक्त हमारे हाथों में टेंशन रहता है, तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी अ फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, जो इस सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जिस मोशन पर, जिस समय पर ये फोर्स गायब हो जाएगा, जिस समय पर ये फोर्स गायब हो जाएगा तब ये सर्कुलर मोशन नहीं रहेगी, तब ये सर्कुलर मोशन नहीं रहेगी, ठीक है। उस मोमेंट पे क्या होता है, उस मोमेंट पर ऑब्जेक्ट टेंजेंशियल डायरेक्शन में चला जाता है। सो फिर ध्यान में आया कि यार डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए, और मून की अर्थ के अराउंड की मोशन, अर्थ की सन के अराउंड की मोशन, यहाँ पर इनका मास ये कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा है। इसके पहले न्यूटन को केपलर के 3 लॉ याद आ गए। क्या कहा था केपलर ने 3 लॉ में? लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ पीरियड्स एरिया एंड लॉ ऑफ एरियाज। सो बेसिकली लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरियाज, लॉ ऑफ पीरियड, ठीक है। लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है? ऑर्बिट होगी इलिप्टिकल, सन एट वन ऑफ द फोसाई। लॉ ऑफ एरियाज क्या कहता है? एंगल स्वीप बाय लाइन जॉइनिंग प्लैनेट एंड सन विल बी इक्वल इफ द टाइम इज इक्वल, या इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लाइन जॉइनिंग प्लैनेट एंड सन विल स्वीप इक्वल एरियाज। डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, जितना एरिया स्वीप किया डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये कांस्टेंट रहेगा। तीसरा लॉ क्या कहता है? टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये तीसरे लॉ का यूज करके न्यूटन ने अपना जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फॉर्मूला दिया है वहां पर 1/r² आया है। क्या कहा न्यूटन ने अपने लॉ में? न्यूटन ने कहा एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसको प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो दो ऑब्जेक्ट है उनके मास के प्रोडक्ट को, m1 इंटू m2, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बढ़ता है, फोर्स कम होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मासेस बढ़ते हैं, फोर्स बढ़ता है। और रिलेशन आ गया F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। कैपिटल G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। फिर हमने वो भी देखा कि न्यूटन इस 1/r² पर कैसे पहुंचा। न्यूटन को मास इसके लिए रोल प्ले करता होगा, ये कैसे ध्यान में आया, ये सब हमने डिस्कस किया, ठीक है। फिर हमने कहा कि देखो, अर्थ पर इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को हम वेट मतलब mg कहते हैं, और ये होता है कैपिटल G m इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। एम एम कैंसिल हो गया, छोटा जी की वैल्यू आ गई कैपिटल G m e अपॉन आर का स्क्वायर, मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर।
और फिर कल से परसों एंड कल हमने देखा कि हाउ दिस वैल्यू ऑफ जी वेरीज ऑन अर्थ, अबाउ सरफेस ऑफ अर्थ, बिलो सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ पर अर्थ एक्चुअली एप्पल जैसी या ऑरेंज जैसी है, पोल पर उस दबी हुई है छोटी, और इक्वेटर पर बल्ज है, बड़ी है। इक्वेटर पर बड़ी है, पोल पर दबी हुई है। सो पोल पर रेडियस कम, डिनोमिनेटर छोटा, जी की वैल्यू ज्यादा। इक्वेटर पर रेडियस ज्यादा, डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा, जी की वैल्यू कम। पोल पर वैल्यू है 9.83 एंड इक्वेटर पर वैल्यू है 9.78। ठीक है। फिर ध्यान में आया जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, मास तो अर्थ का वही है जो खींचने वाला है, पर उसका सेंटर एंड ऑब्जेक्ट, इनका बीच का डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। डिस्टेंस बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो जी की वैल्यू छोटी होगी। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जी की वैल्यू कम होती है। फिर गहराई में जाते हैं तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ अर्थ, इनके बीच का डिस्टेंस कम होता है। ठीक है। बट एट द सेम टाइम द मास ऑफ अर्थ विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुलिंग दिस ऑब्जेक्ट, ये भी कम हो रहा है। एंड दिस मास इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम विच इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का या उनके बीच के डिस्टेंस का क्यूब। सो न्यूमरेटर क्यूबिक पावर से कम होता है, डिनोमिनेटर स्क्वायर पावर से कम होता है, एंड दैट्स व्हाई ओवरऑल जी की वैल्यू गहराई में जाते वक्त कम होती है। एंड जी की वैल्यू 0 है एट द सेंटर ऑफ अर्थ। क्या यहाँ तक पहुंच गए क्या हम? हाँ सर। ऐसा बैठकर सोचना चाहिए हमने क्या क्या पढ़ा है। इफ यू कैन डू दिस, इसे कहते हैं मनन। अब सिर्फ मेरी आंखें खुली थी, आपकी आंखें बंद होनी चाहिए और आंखों के सामने इक्वेशन रिलेशंस आने चाहिए। अगर ये प्रोसेस आप करोगे तो 5 मिनट में 5 दिन का काम हो जाएगा। इसे डेली करते जाओगे तो दिमाग में सभी चीजें ताजी रहती है। 5 मिनट 5 दिन के काम। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। कैन यू टेल मी व्हाट इज मास एंड व्हाट इज वेट? कौन बताए? सर मैटर कंटेन इन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मास। मतलब क्या कहना है एग्जैक्टली ये तो डेफिनेशन हो गई। द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेनिंग उसमें कितना एटम है? उसमें एग्जैक्टली मैटर मतलब क्या कह रहे हैं हम? मैटर मतलब हमारा कहना है ये जो कोई भी बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से बनी है। इसके अंदर कितने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं? बिकॉज ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट। सो ऐसे कितने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स उस बॉडी में, उस मैटर में है, ये कहता है मास। अब देखो, एक आधी बॉडी यहाँ से मून पर चली गई, क्या उसके अंदर के पार्टिकल्स कम होते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं। जब ना ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पर गया था तो उसके 2 पाँव और 2 हाथ गायब हो गए थे। अर्थ पर वापस आया तो फिर से वो प्रकट हो गए। ऐसा होता है क्या कुछ? नो सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो जितना मटेरियल है, जितना मैटर है, वो वैसे के वैसे रहता है। एंड दैट्स व्हाई ये मास इस जगह से उस जगह पर चेंज नहीं होता है। मास किस में मेजर करते हैं बाय द वे? केजी। जी किलोग्राम। अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इज मेजर्ड इन किलोग्राम। ठीक है, क्या क्लियर है इतना पार्ट? यस सर। हाँ सर। अब ये वेट नाम की चीज है, ये वेट क्या है? व्हाट इज दिस वेट? सर वेट इज फोर्स। वेट क्या है? फोर्स। वेट फोर्स है। ओके। सो देखो, जब हम वेट कहते हैं ना, हमारा एक्चुअली कहना है, जब हम वेट कहते हैं तब हमारा एक्चुअली कहना है कि जिस किसी भी प्लेनेट पर हमारी बॉडी है, अब उस प्लेनेट का कुछ ना कुछ मास रहेगा, इस बॉडी का कुछ ना कुछ मास रहेगा। ये दोनों के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने वेट नाम दिया है। सो अब हमें पता है न्यूटन ने क्या बताया
ये जो फोर्स रहेगा दोनों के बीच का, इट इज प्रोपोर्शनल टू इसका मास, दूसरे बॉडी का मास, और इनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा, इनके डिस्टेंस का स्क्वायर। अब मैं एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर चला गया, अब दूसरे प्लेनेट का मास ज्यादा है, ठीक है, दूसरे प्लेनेट का मास ज्यादा है, तो इन दोनों के बीच का फोर्स चेंज हो जाएगा क्या? हाँ सर, ये तो होना चाहिए, ठीक है। सेम भी रह सकता है, डिफरेंट भी रह सकता है, तो इसलिए एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर जब आप जाओगे तब इस प्रकार से मास चेंज होता है, सॉरी मास चेंज नहीं होता है, वेट चेंज होता है, क्योंकि बॉडी उतनी ही है, उतने ही पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह जा रहे, ये खींचने वाला ऑब्जेक्ट जो है ना दूसरा, ये बदल गया तो इस पर लगने वाला फोर्स ये बदल जाएगा। इज इट क्लियर भाग्यश्री? यस सर। स्नेहल ध्यान में आ रहा है क्या क्या कह रहे हैं? हो सर। Okay, so that's why mass of body will remain constant in universe. यूनिवर्स में कहीं पे भी चले जाओ, बॉडी जितने एटम मॉलिक्यूल पार्टिकल से बने हैं उतने ही पार्टिकल्स रहेंगे। हाँ, आप कहोगे सर मैं ना तोड़ देता हूँ, मेरी गाड़ी को चक्के यहाँ पर निकालता हूँ, सिर्फ बाकी की गाड़ी लेकर जाऊंगा, पेट्रोल उसमें से निकाल लूंगा, तो फिर ऑब्वियसली उसका मास चेंज होने वाला है। बट अगर ऐसा नहीं करते हो, पेट्रोल उतने के उतना है, टायर जगह पर है, तो फिर गाड़ी का मास चेंज नहीं होने वाला है, पार्टिकल मॉलिक्यूल एटम्स उतने के उतने रहेंगे। क्या सही है? हाँ सर। ठीक है, फिर हाँ सर। उस पर लगने वाला फोर्स डिफरेंट जगह पर डिफरेंट रहेगा, दैट्स व्हाई वेट इज डिफरेंट। अब देखो, मास मतलब मैटर इज अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स, उसको केजी में मेजर करते हैं। अब इस वेट को हम क्या कह रहे हैं? वेट तो उस प्लेनेट में लगाया हुआ फोर्स है, तो ऑब्वियसली वेट का यूनिट क्या होना चाहिए? बोलो, न्यूटन। वेट फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, न्यूटन। का यूनिट न्यूटन अपॉन एम स्क्वायर। नहीं, फोर्स का यूनिट न्यूटन है ना, तो ये न्यूटन रहेगा, स्क्वायर क्यों आ जाएगा किसी का? फोर्स अपॉन ए एरिया। क्यों? फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है ये, फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। न्यूटन, वेट का यूनिट न्यूटन रहेगा, ठीक है। अब इसे शॉर्ट में हम लिख लेते हैं इस डिफरेंस को। फोर्स एंड वेट, देखो सॉरी मास एंड वेट। मास क्या है आपने ठीक से बताया, इट्स अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी या इन एन ऑब्जेक्ट। देन व्हाट इज वेट? It's a force, I should say gravitational force, with which object is attracted towards the planet Earth in general, typically, ठीक है। बट मून पर भी वेट होगा क्योंकि मून भी ऑब्जेक्ट को खींचेगा। दूसरा क्या है? मास का यूनिट है केजी, वेट का यूनिट है न्यूटन, दूसरा यूनिट है इसका ग्राम, इसका क्या है?
कन्वर्जन फैक्टर आपको पता होना चाहिए। 1 kg इक्वल टू कितने ग्राम? 1000 ग्राम। वैसे 1 न्यूटन इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन। ठीक है, मास ये स्केलर क्वांटिटी है, while weight is वेक्टर क्वांटिटी। क्या ध्यान में रहेगा क्या? सर मास इज कांस्टेंट ऑल ओवर द यूनिवर्स। Weight varies as value of G changes as weight equal to mg। ठीक है, क्या सही है? हाँ सर। मास को आप कह सकते हो मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। because they don't include the SO and use of that. Okay. ठीक है, मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। while weight is actually gravitational so pull। EU is going to have all the issues which are encountered by US as well as EU, and US will have known issues only for US. weight is gravitational pull। क्या सही है क्या इतना? सर Okay. बोलो। सर ज्यादा मास तो ज्यादा इनर्शिया है क्या? ज्यादा मास तो ज्यादा इनर्शिया, इसलिए ट्रक को धक्का मारने के लिए ज्यादा ताकत लगती है, क्योंकि उसकी रेस में रहने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी। फुटबॉल का मास कम है, किक में चला जाएगा। वो बुढ़ी का बाल, वो अपने रुई के पेड़ से जो निकलते हैं, वो तो हवा से इधर उधर हो जाते हैं। जिसका मास ज्यादा, वो वहां पर रेस कंडीशन में रखने की टेंडेंसी ज्यादा। आप सामने से अगर एक आधा पत्ता आ रहा है या ऊपर से अगर पेड़ का पत्ता गिरा तो आप आराम से हाथ से पकड़ लोगे। वही ऊपर से अगर एक आधा नारियल गिर रहा है तो हम नहीं पकड़ सकते हैं। Probably I don't know whether you are aware of not, there are many deaths in India which are because of नारियल गिरते हैं सर के ऊपर। पता है क्या आपको? That is our final package, right? So when we are doing that, we will compare the file of पता है आपको previous ये? release and this release. टिपिकली कोस्टल इंडिया में ये बहुत ज्यादा है कि ऊपर से नारियल गिरते हैं पेड़ पर और लोग इंज्योर होते हैं। ठीक है, Yes, sir. अब सिर्फ एक छोटा सा प्रॉब्लम है। कौन सा प्रॉब्लम है? हम दुकान से जब आलू लाते हैं तब हम एक्चुअली वेट लाते हैं या मास लाते हैं? Nice. ठीक है, सो देखो ध्यान में रखना, अपने यहाँ ना आजकल दो प्रकार की चीजें हैं। एक ये है जिसे अपन तराजू कहते हैं, और आजकल ये कम हो गया और इसके जगह इलेक्ट्रॉनिक कांटा आ गया। Yes, sir. ठीक है, अब देखो हम इसकी बैलेंस कंडीशन पर कहते हैं, जो यहाँ पर है या जितना m यहाँ पर है उतना ही मास इनका होगा। बिकॉज अब देखो इक्वेटर और पोल बहुत बड़ा बड़ा डिस्टेंस है। जहां पर तराजू है यहाँ पर तो g की वैल्यू सेम रहेगी। अब यहाँ पर mg ये नीचे लगने वाला वेट होगा, यहाँ पर भी मास ऑफ आलू इनटू g की वैल्यू वही है, नीचे लगने वाला फोर्स रहेगा।
ये दोनों फोर्सेस बैलेंस रहेंगे तो ये सेंटर में रहता है। सो बेसिकली ये जो सिस्टम है इट मेजर्स फोर्सेस। कौन से फोर्सेस? इट कंपेयर्स gravitational pull on objects. That is, it compare two weights. ठीक है, फिर आप कहते हो सर देखो ये दोनों बैलेंस है ना, मतलब जितना फोर्स यहाँ पर लग रहा है, जितना फोर्स यहाँ पर लग रहा है उतना ही फोर्स यहाँ पर लग रहा है। क्या सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है। इफ बोथ दिस फोर्सेस आर इक्वल, आप कहोगे मास ऑफ आलू इंटू जी इक्वल टू, यहाँ पर रखा है 1 kg का पत्थर, 1 kg इंटू जी, जी उड़ गया, मास ऑफ आलू इक्वल टू 1 kg। सो ये कंपेयर करते हैं वेट को। व्हाइल इस प्रकार की जो सिस्टम होती है, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली मास दिया जाता है, ठीक है। यहाँ के इस सिस्टम के अंदर ही ये कैलकुलेशन हो जाते हैं। जब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसके नीचे स्प्रिंग होता है, इस ऑब्जेक्ट के वजन से ये स्प्रिंग दबता है। सो स्प्रिंग कितना दब गया उसके हिसाब से इसका वजन कितना है ये निकाला जाता है, और फिर वजन को मास में कन्वर्ट करके, वजन को मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जी के वैल्यू से डिवाइड करके डायरेक्टली आपको मास लगा दिखाने वाले हैं। क्या सही है क्या? सर। पक्का? यस सर। और दोनों मास ही बता देना पड़, कौन? दोनों हाँ, मास ही बता देना पड़ देखो, जनरली। ये कंपेयर करते हैं फोर्सेस को। जी सेम होने के कारण अपन कहते हैं कि जितना मास इधर का है उतना मास इधर का है। पर यह बताने का तरीका क्या है? बाय कंपेयरिंग फोर्सेस। क्योंकि देखो जिस साइड का फोर्स ज्यादा उस साइड में ये नीचे जाना चाहिए। सो बेसिकली यू कंपेयर दिस टू फोर्सेस, दो फोर्सेस को कंपेयर करते हैं। भाई यहाँ पर वो एक्शन रिएक्शन वाला पार्ट काम करता है। इस ऑब्जेक्ट का वेट यहाँ पर लग रहा है तो इस नीचे वाले पोर्शन ने इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन दी, फिर उसके लिए क्या होगा, ये स्प्रिंग कॉम्प्रेस हुआ। सो स्प्रिंग के कॉम्प्रेशन के कारण कितना फोर्स लग रहा है ये कैलकुलेट करेंगे, एंड देन फोर्स मतलब वेट को आप मास में कन्वर्ट करके डायरेक्टली रीडिंग बताओगे। क्या ठीक है? यस सर। ओके, क्या यहाँ से थोड़ा सा आगे जाए? यस सर। ओके, नाउ वी विल बी टॉकिंग ऑन, अरे यार चलो ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फ्री फॉल। क्या है? फ्री फॉल। पता है क्या क्या होता है फ्री फॉल? येस सर. क्या होता है? ग्रॅव्हिटीमुळे जे काही एखादी ऑब्जेक्ट पडला तर त्याला फ्री फॉल म्हणतात. ते मागच्या वर्षी त्याला ऍक्सिलरेशन म्हणून कन्सिडर केलं होतं. नहीं नहीं, एक्सीलरेशन वेगळं. हाँ, एक्सीलरेशन एक क्वांटिटी है. When object falls under the influence of gravity, gravity मतलब gravitational pull of earth.
alone, when object falls under the influence of gravity alone, it is called as free fall. उसे कहा जाएगा फ्री फॉल। इसका मतलब है एयर रेजिस्टेंस, buoyant force आर एक्सेट्रा, ऐसा कोई और फोर्स होगा तो आर इग्नोर्ड, इन सभी को इग्नोर करते हैं। ठीक है, सो बाकी के कोई भी फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर नहीं लगने वाले हैं। क्या सही है? देखो आद्या, आप जो एक्सीलरेशन कह रही हो ना, तो गाड़ी एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये बहुत जनरल प्रॉपर्टी है। अगर आप अमरावती से नागपुर जा रहे हो, तो जब जब आपकी गाड़ी की स्पीड चेंज हुई तो गाड़ी का एक्सीलरेशन हुआ, जब जब गाड़ी की स्पीड कम हुई तो गाड़ी का रिटार्डेशन हुआ। फ्री फॉल ये अलग चीज है, मतलब Yes, sir. का और एक्सीलरेशन का रिलेशन है, पर फ्री फॉल हम कहते हैं जब ऑब्जेक्ट सिर्फ अर्थ के ग्रेविटी के कारण खींचा जाता है या किसी प्लैनेट की ग्रेविटी के कारण खींचा जाता है। बाकी के सब फोर्सेस उसके ऊपर जो लग सकते हैं उनको हम इग्नोर करते हैं। इसलिए यू विल ऑब्जर्व एक सिंपल फेदर एंड बहुत बड़ा आयरन बॉल, ये एक ही समय पर नीचे आते हैं। कब? इफ दे आर फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन। ठीक है, इसका एक छोटा सा वीडियो है, मैं उसकी लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। सर पिछले साल आपने दिखाया था, बस वही वीडियो है, पूरा बंद कर ठीक दिया है। अब देखो पिछले साल फिर आपको इतना सब याद आ रहा है, तो ये 3 रिलेशन भी याद आने चाहिए। और उसमें हाइट डालने त्या इक्वेशन मध्येच ते फ्री फॉल आणि एक्सेलरेशनचं काहीतरी कनेक्शन होतं, ते माझं थोडं कन्फ्युजन झालं। ठीक है, और जब फ्री फॉल होता है तो देखो ऑब्जेक्ट इज पुल्ड टुवर्ड्स अर्थ, अर्थ का सेंटर। सो व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउनवर्ड, सो मोशन की डायरेक्शन एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जब सेम होती है तब आप एक्सीलरेशन को पॉजिटिव लेते हो, आप जी की वैल्यू पॉजिटिव लेते हो, जनरली +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फ्री फॉल में एक्चुअली ये फॉल नहीं है, ये थ्रो है, बट इसको भी आप ग्रेविटी में कंसीडर कर सकते हो कि अब देखो मोशन की डायरेक्शन अपवर्ड है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पर है? अर्थ हमेशा ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचने वाली है। ठीक है, सो मोशन अपवर्ड, अर्थ नीचे खींच रही है, तो ऐसे केस में मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जब एक्सीलरेशन होगा तब इसे नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। जी की वैल्यू यहाँ पर आप, या एक्सीलरेशन की वैल्यू आप -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हो। क्या सही है क्या? जी हमेशा वैसे के वैसा ही है, जी हमेशा वैसे के वैसा ही है टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, एंड वैल्यू रहेगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव क्यों लिया? क्योंकि आपकी मोशन की डायरेक्शन चेंज हो गई, इसलिए। क्या ध्यान में आया क्या? मोशन की डायरेक्शन अगर चेंज होती है तो आप एक्सीलरेशन को पॉजिटिव निगेटिव ले सकते हो, क्योंकि मोशन जिस डायरेक्शन में हो रही है उस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव कह रहे हो। ये नीचे आ रहा है क्या, सो नीचे वाला डिस्टेंस भी पॉजिटिव लेते हो आप।
ये ऊपर जा रहा है क्या, तो ऊपर वाला डिस्टेंस भी आप पॉजिटिव लेते हो, इसलिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपने निगेटिव लिया है। नीचे पॉजिटिव लिया, एसिलरेशन भी उस डायरेक्शन में, इसलिए उस एसिलरेशन को पॉजिटिव लिया है। क्या सही है? ये हमने गए साल बड़े अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, कल हम इन रिलेशन से आगे जाएंगे। क्या सही है? यस सर, मला एक प्रश्न विचारायचा फ्री फॉलचा. विचार ना.